हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ESR रिएक्शन के बारे में जाना था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है। उसके बाद हमने यह देखा था कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो उस एरोमेटिक कंपाउंड का, बेंजीन रिंग का, एरोमेटिक रिंग का रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो यह देखा था हमने कि जितने भी प्लस M ग्रुप होंगे, प्लस I ग्रुप होंगे, वो बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे ESR के लिए। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो वैसे ग्रुप को एक्टिवेटिंग ग्रुप हमने बोला था। और ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं, जैसे -I ग्रुप, -M ग्रुप, तो ये सभी ग्रुप को हमने क्या बोल दिया था? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्सेप्ट हैलोजन। हैलोजन एक ऐसा ग्रुप है जो कि इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो डोमिनेंट नेचर उसका होता है, फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग एक्सेप्ट हैलोजन्स। हैलोजन आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसके बाद हमने कुछ कंपाउंड्स लिए थे कि उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा है ESR के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। मैं इलेक्ट्रॉन लविंग मान लो कि टेंडेंसी हूं, तो मैं कहां जाऊंगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। तो जहां जिस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उस कंपाउंड की ESR का रेट ज्यादा होगा। मतलब एक तरह से यह कह दें कि जो रिंग जितना ज्यादा एक्टिवेटेड है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है, उसकी उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी ESR के लिए। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इन सभी कंपाउंड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है। तो आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, पहले इसे नोट कर लें और उसके बाद इनका ऑर्डर लिखें, फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो आप मैच कराएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो नोट करें बेटा। हाँ जी, तो चलिए, आपने नोट किया होगा, सॉल्व भी किया होगा। अब मैं खुद से सॉल्व करके इसका आंसर बता रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले तो देखो इस रिंग पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3। CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है जी? +I। Cl का सर आप बोलो -I होता है सर, +I नहीं -I। OCH3 का +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, NO2 -M से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो चाहे तो यहां लिख सकते हैं, यहां पर इसका +I इफेक्ट, यहां पर -I इफेक्ट, यहां पर इसका +M इफेक्ट और यहां पर इसका -M इफेक्ट। अब देखो बच्चों, बच्चे क्या गलती करते हैं? सर इसमें मेजोमेरिक लगता है ना, तो मेजोमेरिक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है तो ये तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा नहीं है। मेजोमेरिक इलेक्ट्रॉन देता भी है +M से, और जो मेजोमेरिक -M शो करता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता भी है। मेजोमेरिक इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा देगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो भी ज्यादा खींचेगा। समझ में आ रहा है? अगर एक्टिवेट कर रहा है तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा होगा, डीएक्टिवेट कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा डीएक्टिवेट कर रहा होगा। मतलब वो जो भी करेगा ज्यादा करेगा। अब देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो एक चीज तो समझ में आ गया सर, ये +I इलेक्ट्रॉन देके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, +M इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया, -M इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया, -I इलेक्ट्रॉन खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो एक चीज तो समझ में आ गया, अगर इसे 1, 2 और इसे 3 और इसे 4 बोल दें, तो सर 1 and 3 आर मोर रिएक्टिव 2 and 4। वाई? क्योंकि 1 and 3 में इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है एंड 2 and 4 में इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। अब 1 and 3 में कौन? मेजोमेरिक है, यहां इंडक्टिव है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा? आप बोलोगे कि मेजोमेरिक। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। मतलब 3 इज मोर रिएक्टिव देन 1। अब 2 and 4 की बात कर लो। सर ये मेजोमेरिक है तो ज्यादा कर दो। नहीं बेटा, मेजोमेरिक है ना, तो ये -M से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है,
ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कम खींच रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। जब इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। सर ये भी तो खींच रहा है, तो ये कम खींचा ना, ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन कम खींचा तो इसके अंदर ज्यादा डेंसिटी है कंपेरिजन टू 4, तो फोर्थ इज लिस्ट रिएक्टिव, 2 इज मोर रिएक्टिव देन 4। कंप्लीट आंसर इज 3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, C डबल बॉन्ड OH पोलर पाई बॉन्ड माइनस M इफेक्ट, NH2 लोन पेयर प्लस M इफेक्ट। यहां N के पास लोन पेयर प्लस M इफेक्ट, Cl का माइनस I इफेक्ट। सर एक चीज तो समझ में आ गया, प्लस M इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस M इलेक्ट्रॉन देगा, माइनस M इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस I इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सर 2 and 3 आर मोर रिएक्टिव देन 1 and 4, क्योंकि 1 and 4 में माइनस इफेक्ट मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट लग रहा है। 2 and 3 में प्लस M इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट। अब 2 and 3 में पहले देख लो, उसके बाद 1 and 4 में कंपेयर कर लो, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। 2 and 4 में सर N पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को दे रहा है, जबकि ये N अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये अपना लोन पेयर इधर भी दे रहा है रेजोनेंस को, इधर भी दे रहा है, मतलब लोन पेयर के देने के टेंडेंसी का यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। रिंग को अब कम इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है, मतलब कहने का यह है कि ये कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दिस इज मोर रिएक्टिव, मतलब 2 इज मोर रिएक्टिव देन 3। अब 1 and 4 में 1 जो है माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कम खींचेगा, 4 में माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कम खींचेगा, 1 में माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ज्यादा खींच लेगा, रिंग के अंदर कम इलेक्ट्रॉन, रिंग के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन। 4 इज मोर रिएक्टिव देन 1। आंसर क्या आया, 2 3 4 1। क्या आया, 2 3 4 1। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। सर इसका माइनस एम पोलर पाई बॉन्ड, सर माइनस एम पोलर पाई बॉन्ड, माइनस आई और माइनस एम पोलर पाई बॉन्ड। चल भाई देख लेते हैं। सर सब के सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, देखो ना, ये भी माइनस एम से इलेक्ट्रॉन खींचा, ये भी खींचा, ये भी खींचा, ये भी खींचा। इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, सर इंडक्टिव वाला, माइनस आई से बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। जब ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मतलब 3 इज मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग दिस 4। इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 है। अब इनकी बात कर लेते हैं। जिसका माइनस एम ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, और जिसको इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में कम छोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा। सर NO2 N से इलेक्ट्रॉन खींचा तो और ये कार्बन से, ये कार्बन से, एक चीज तो समझ में आ गया सर कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो नाइट्रोजन का ही। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ जो होगा लिस्ट रिएक्टिव होगा। अब हमें कंपैरिजन करना है 1 में और 2 में। भाई ये भी कार्बन खींचा, ये भी कार्बन खींचा, ये कार्बन कैसा कार्बन है, sp2, और ये कार्बन sp की En क्या है, ज्यादा है। sp की En क्या है बेटा, ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये क्या खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ये कम खींचा तो इसके अंदर ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं इसकी अगर बात कर ले तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, 1 से। तो क्या लिखेंगे, 2 इज मोर रिएक्टिव देन 1। दूसरा तरीका, सर माइनस एम इसका भी, माइनस एम इसका भी, माइनस एम इसका भी लग रहा है ना सर, तीनों का माइनस एम है। अब माइनस आई देख ले रहे हैं, माइनस आई NO2 का ज्यादा होता है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे, उसके बाद Cn का होता है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा, उसके बाद CHO का होता है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसे आए तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि सर तीनों का माइनस एम लग रहा है ना, अब माइनस आई से देख लेते हैं। और दूसरा तरीका, भाई N की En ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा अगर केवल रेजोनेंस की बात की जाए तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, मैंने बताया था, 1-2 लेक्चर पिछले हमने डिस्कस किया था।
और केवल इंडक्टिव की भी बात किया जाए तो माइनस आई सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। लेकिन नेट इफेक्ट की बात किया जाए तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और वो सबसे ज्यादा किसका होता है? आयोडीन का। तो जब आयोडीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हो गए। लास्ट क्वेश्चन, CH3 का प्लस आई, सर यहां पर 2 कार्बन ज्यादा प्लस आई, सर यहां पर ये देखिए ना और ज्यादा प्लस आई, यहां पर देखा जाए 3 CH3 का प्लस आई तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें क्या लग रहा है किसमें होगा? फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? आप बोलोगे सर फोर्थ में। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और उसके बाद क्या हो गया? 1 तो सबसे कम ना, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन इलेक्ट्रॉन दिया यहां पर? CH3 दिया। यहां पर देखो ना सर, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। सुनिएगा बेटा, एक नया इफेक्ट यहां पर आएगा, इसका नाम आएगा, हुआ क्या कि 2 असिस्टेंट साइंटिस्ट थे, मतलब एक सीनियर साइंटिस्ट के अंडर में काम करने वाले, जिनका नाम था नाथन एंड बेकर। क्या नाम था? नाथन एंड बेकर। तो एक दिन उन लोग के दिमाग में आया कि चलो कोई रिएक्शन करा के देखते हैं। तो उन्होंने टोल्यूइन लिया, इथाइल बेंजीन लिया, क्यूमीन लिया और टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन लिया, और इन चारों का रिएक्शन उन्होंने एक इलेक्ट्रोफाइल से कराया। पहले दिमाग से सोचा कि हाँ भाई क्या आना चाहिए आंसर, तो भाई इसमें सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो वो जो कैलकुलेटेड अपना आंसर निकाले वो क्या आया था? 4321। और जब उन्होंने प्रैक्टिकली रिएक्शन कराया तो देखा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो था वो फर्स्ट था, उसके बाद सेकंड था, उसके बाद थर्ड था, उसके बाद फोर्थ था। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक हो रहा है सबसे पहले किस पे हो रहा है? फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड पे, उसके बाद थर्ड पे, और उसके बाद किस पे हो रहा है? फोर्थ पे। अब जैसे ही ये लोग इतना किए, उनका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यार, रिएक्शन में तो ये ज्यादा रिएक्टिव दिखना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम लोग यही पढ़े थे। उनका दिमाग एकदम घूम गया। फिर से उन्होंने ये रिएक्शन कराया कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं करा दिया है, कहीं चेंज तो नहीं हो गया कंपाउंड। तो कंपाउंड को फिर उन्होंने देखा स्पेक्ट्रोस्कोप से, पता चल गया कि हाँ ये टोल्यूइन है, ये इथाइल बेंजीन, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब फिर चारों को लिया और रिएक्शन कराया तो देखा कि सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव है। सोचे हो क्या रहा है, फिर से एक बार रिएक्शन कराया तो देखे कि नहीं यही आंसर आ रहा है। फिर वो अपने सीनियर साइंटिस्ट के पास पहुंचे और बोले कि सर ये 4 कंपाउंड में मैंने ESR करा के रिएक्टिविटी ऑर्डर जानने की कोशिश की। तो उनके सीनियर साइंटिस्ट बोले कि यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो यही होगा। वो दोनों बोले कि नहीं सर, हमने भी यही सोचा था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव 4th होना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 है। ऐसा क्यों? बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बोले नहीं सर है तो ऐसा ही, लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा, ये कौन सा नया इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, चलो मैं तुम्हारे साथ लैब में चलता हूं और ये रिएक्शन करा रहा हूं। चारों कंपाउंड लेके उनके साइंटिस्ट ने रिएक्शन कराया, और जैसे रिएक्शन कराया देखा कि ये ऑर्डर आ रहा है, ये ऑर्डर आ रहा है, मतलब ये जो साइंटिस्ट भी सोच रहे थे वो गलत है। फिर उन्होंने इस चीज पे सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ऐसा क्या है कि जो हम इंडक्टिव यहां पर लगा रहे हैं वो फॉलो तो हो ही नहीं रहा है, और यहां पर तो कोई रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। भाई जो हम इंडक्टिव लगा रहे हैं वो फॉलो हो नहीं रहा है, उसका जस्ट रिवर्स आ जा रहा है। और यहां पर इस ग्रुप में CH3 की बात करें, C2H3 की बात करें, रिंग की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये रेजोनेंस करने वाला ग्रुप नहीं है। जैसे यहां पर NO2 रेजोनेंस कर रहा था इसके साथ, वो CH3 का लोन पर रेजोनेंस कर रहा था, यहां पर तो ऐसा कोई ग्रुप है नहीं कि रेजोनेंस कर रहा। फिर ऐसा कौन सा इफेक्ट अराइज हो गया यार, फिर ऐसा कौन सा इफेक्ट अराइज हो गया? सोचना शुरू कर दिए, लेकिन नहीं, कुछ तो इफेक्ट ऐसा लग रहा है यार। फिर उन्होंने क्या किया, एक चीज ऑब्जर्व किया कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके बगल में जो कार्बन है वो sp3 है। उनका ऑब्जर्वेशन सुनना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन sp3 है, और उस sp3 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा H। कितने अल्फा H है? 3 अल्फा H। यहां पर कितने हैं? 2 अल्फा H। यहां पर कितना है? 1 अल्फा H।
और यहां पर 0 अल्फा H। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इस H का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इस H का कंट्रीब्यूशन होता, एडजेसेंट वाले इस H का कंट्रीब्यूशन होता, तब तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता। कुछ ऐसा है जो ये H जो है इसे ज्यादा रिएक्टिव बना रहा है। तो साइंटिस्ट ने बोल दिया कि देखो अभी मैं इतना ही बता पाऊंगा कि ये बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे जो H है उसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है। यहां पर 3H है तो 3H मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो उन लोगों ने पूछा कि सर अच्छा एक चीज बताइए, जो भी इफेक्ट का आप नाम देंगे वो इफेक्ट इंडक्टिव से स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? उन्होंने बोला कि इंडक्टिव से तो स्ट्रांग ही है ना, क्योंकि इंडक्टिव से वीक होता तो इंडक्टिव डोमिनेंट इफेक्ट हो जाता, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिर ये होना चाहिए था। तो ये जो भी इफेक्ट होगा, जैसे उन्होंने बोला कि जो भी इफेक्ट होगा, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, यही दोनों जो मेरे जूनियर साइंटिस्ट हैं, असिस्टेंट है, यही तो इस इफेक्ट को अराइज किए, यही इस इफेक्ट को एक तरह से डिस्कवर किए, तो इन्हीं का नाम मैं क्यों नहीं दे दूं? उन्हीं के नाम पे उन्होंने क्या बोला कि ये जो इफेक्ट होगा नाथन बेकर इफेक्ट। उनके जो दोनों जूनियर साइंटिस्ट बोले सर ये कौन सा इफेक्ट है? अरे तुम्हारे पे ही नाम मैंने दे दिया क्योंकि तुमने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया। ये जो होगा नाथन बेकर इफेक्ट, ये इंडक्टिव से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा। फिर नाथन बेकर ने दूसरा सवाल क्वेश्चन दागा कि सर ठीक है, ये रेजोनेंस से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा कि वीक इफेक्ट होगा? मेजोमेरिक से ये स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? बोले कि थोड़ा सा इसके लिए हम लोग रुकते हैं, एक रिएक्शन करा लेते हैं, फिनॉल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्योंकि समझ में आ जाए ना। फिनॉल में क्या लग रहा है, प्लस एम की माइनस एम? आप बोलोगे कि प्लस एम लग रहा है सर। क्या लग रहा है? प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसको 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, 4 बोल दिया, इसको 5 बोल दिया। देखा कि 5 जो है मोस्ट रिएक्टिव है। इसका मतलब नहीं सर, इसका मतलब तो यह हुआ कि रेजोनेंस से वीक इफेक्ट है, मेजोमेरिक से क्या है, वीक इफेक्ट है। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि मेजोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तभी तो 5th जो है मोस्ट रिएक्टिव आया। तो उन्होंने क्या बोला, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज नाथन बेकर इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज वीकर इफेक्ट देन मेजोमेरिक इफेक्ट एंड स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो फिर से सुन लो, ये इफेक्ट क्या है? ये इफेक्ट में क्या हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, sp2 कार्बन पे कोई ऐसा sp3 कार्बन अटैच्ड है जिसके पास CH बॉन्ड है। क्या है? CH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? CH बॉन्ड। तो उस CH बॉन्ड का ओवरलैपिंग यहां पर हो रहा है। क्या हो रहा है? CH बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है इस sp2 कार्बन की तरफ। इसे बोल दिया गया नाथन बेकर इफेक्ट। बाद में ये चल के इफेक्ट और बोला गया, इसका नाम हुआ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को 3 तरह से हम जानते हैं, नाथन बेकर इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये इफेक्ट कैसे होता है इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाथन बेकर इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। देखो हो क्या रहा था, यहां पर एक आपने बेंजीन रिंग लिया, और इस बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर यहां पर हाइड्रोजन लिया, 1 2 या 3 कितने भी ले सकते हो। समझने की कोशिश करना, ये पाई बॉन्ड है, ये p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल 6 पैरेलल p ऑर्बिटल आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। ये कार्बन जो यहां पर है sp3 कार्बन है, टेट्राहेड्रल, इस तरह से ये 2 हो गए, और एक ये इस तरह से होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा, और ये p ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे आया। बेटा ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, थोड़ा सा बेंट है। क्यों? 109 पे है, 90 पे होता तो ये पैरेलल होता, लेकिन ये पैरेलल नहीं है सर, थोड़ा सा बेंट है। अगर ये पैरेलल होता तो इन दोनों में ओवरलैपिंग होता, लेकिन ये पैरेलल है क्या? नहीं है। कैसा है? बेंट है। कैसा है ये? बेंट है, पैरेलल नहीं है।
ओवरलैपिंग पैरेलल होता तो अच्छा होता, ये बेंट हो गया तो उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन ओवरलैपिंग होता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और इसका पी ऑर्बिटल आपस में दोनों क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। मतलब ये sp3 कार्बन का CH बॉन्ड और ये sp2 कार्बन का p ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहा है। ये ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्यों? क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा है, वीक ओवरलैपिंग है। तो इसलिए ये रेजोनेंस जैसा स्ट्रांग इफेक्ट तो नहीं होगा, ये क्या होगा, रिलेटिवली वीक इफेक्ट होगा। कैसा होगा, रिलेटिवली वीक इफेक्ट होगा। हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहां पर p ऑर्बिटल है, यहां पर ऐसे, अगर ये और ये दोनों पैरेलल होते तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता और वैसा पाई बॉन्ड जो जनरल बनता है। यहां पर थोड़ा सा ये बेंट है, बेंट है, अभी भी पाई बॉन्ड बनेगा सर, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा क्योंकि ओवरलैपिंग इसका उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ये ऐसे है ना सर, ऐसे होता तो हो पाता। तो क्या होगा, थोड़ा सा वीक ओवरलैपिंग हुआ, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आया, तब तक सिंगल बॉन्ड के क्रॉस फ्री रोटेशन, बॉन्ड जैसे बना वैसे ही ब्रेक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन आया, उसके साथ ओवरलैप हुआ, फिर तीसरा हाइड्रोजन आया, फिर इस तरह से चलता रहा। इसी को क्या बोल दिया गया, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो जैसे ही ओवरलैप करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इस समय कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसे बोल दिया गया नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोला गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। फिर से बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। अब कैसे इसे डिफाइन करेंगे हाइपर कंजुगेशन का, व्हेन नेक्स्ट कार्बन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज sp3 sigma ch bond, then electron of ch bond is transferred towards sp2 carbon, this is called as hyperconjugation। अगर sp2 कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर sp3 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे sp2 कार्बन के तरफ क्या होंगे, ट्रांसफर्ड होंगे। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो पहले नोट करते हैं, इफ नेक्स्ट कार्बन ऑफ sp2 carbon has sp3 carbon hydrogen sigma bond, then sigma bonded electron of CH bond is transferred to sp2 carbon. This is called as हाइपर कंजुगेशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन। शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ sp3 CH bonded electron towards sp2 carbon is called as हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलेंगे,
हाइपर कंजुगेशन। इफ नेक्स्ट कार्बन, इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो, इफ next sp3 carbon of sp2 carbon has sp3 ch sigma bond, then sigma bonded electron of ch bond is transferred to sp2 carbon. This is called as hyperconjugation effect. sp2 carbon के, ठीक है ना, नेक्स्ट sp3 कार्बन पे सिग्मा ch बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर sp2 कार्बन के तरफ ट्रांसफर होते हैं, इसे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहा जाता है। अब ये हाइपर कंजुगेशन कहां हो सकता है, sp2 का कार्बन होना चाहिए, यहां sp3। अब ये sp2 कार्बन कब हो सकता है, या तो कार्बोकैटायन हो, या तो एल्कीन हो, या कार्बन फ्री रेडिकल हो। तो ये तीन केसेस में हमें हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेंगे, कार्बोकैटायन के केस में भी, कार्बन फ्री रेडिकल के केस में भी, और एल्कीन के केस में भी। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद ये तीनों केसेस में हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। नोट करिए, हाँ बच्चों सुनिएगा। When next atom of sp3 carbon hydrogen bond has carbocation, carbon free radical and carbon double bond carbon। sp3 कार्बन है, इसके नेक्स्ट एटम पे कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। sp3 एटम है, नेक्स्ट एटम पे फ्री रेडिकल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। और ये sp3 कार्बन हाइड्रोजन है, उसके नेक्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड है। सुनिएगा, ये बॉन्ड है, बॉन्ड के पीछे एक एंटी बॉन्ड बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, एंटी बॉन्ड। जहां भी बॉन्ड बनता है वहां पर एंटी बॉन्ड बनता है। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाता है। जैसे आगे आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 1s ये भी है, 1s ये भी है, ये भी एटॉमिक, ये भी एटॉमिक, दोनों मॉलिक्यूल बनाने गए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक बॉन्डिंग बना और एक एंटी बॉन्डिंग। ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, एक बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह से हीलियम बोला कि मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए, 1s2 दो इलेक्ट्रॉन, 1s2 दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो ऑर्बिटल होंगे, इसका 1s और इसका 1s। वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, दो बॉन्ड में गए, दो एंटी बॉन्ड में गए। ये बॉन्ड, दो बॉन्ड में गए तो एक बॉन्ड बना, और दो एंटी बॉन्ड में गए तो वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसीलिए हीलियम 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, क्योंकि जितने यहां पर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में। अब ये बॉन्ड बना है, इसका मतलब इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, खाली होगा। तो देखो, कार्बोकैटायन के केस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां वैकेंट ऑर्बिटल में गए। कार्बन फ्री रेडिकल केस में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल में गए, और एल्कीन के केस में ये इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग पाई के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन द केस ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑफ एल्कीन, CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गोज टू p ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आंसर होगा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो लिखा हुआ है, when next atom of sp3 carbon hydrogen bond has carbocation, carbon free radical, carbon double bond carbon, then bonded electron of sp3 carbon hydrogen bond is donated to vacant orbital of carbocation, half filled orbital of carbon free radical, and pi anti bonding molecular orbital of alkene. This is called as hyperconjugation no bond resonance or Nathan-Baker effect or Nathan-Baker effect. ये इफेक्ट जो है वीकर देन रेजोनेंस, रेजोनेंस तो वीक है,
क्योंकि यहां पर उस तरह से ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा है, पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा है। लेकिन इंडक्टिव से क्या है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो बेटा ये डेफिनेशन हुआ, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर कार्बोकैटायन का, कार्बन फ्री रेडिकल का और एल्कीन का हाइपर कंजुगेशन हम करा के देखते हैं। नोट करिए। हाँ बच्चों, तो चलिए एक एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सबसे पहले कार्बोकैटायन के केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। CH3 और नेक्स्ट कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। भाई ये इलेक्ट्रॉन अपना दिया किसको, वैकेंट पी ऑर्बिटल को, तो ये बॉन्ड तो टूट गया सर। यहां पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, यहां पर माइनस, माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड। ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड एज इट इज है। सर जैसे ये बॉन्ड टूटा होगा उसी समय फिर से बन चुका होगा, क्योंकि फ्री रोटेशन हो चुका होगा इसका। तो फिर क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होगा, तो एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर तो ये हो गया। दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बन गया। तीसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया, यहां पर प्लस चार्ज। तो इस तरह से तीन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये बने और एक ये बना। तो अगर इनके हाइब्रिड की हम बात करें तो सर ये कार्बन, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा सर, यहां पर पार्शियल बॉन्ड आएगा, क्योंकि कभी बॉन्ड दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। यहां भी बॉन्ड दिखेगा नहीं दिखेगा, यहां भी बॉन्ड दिखेगा नहीं दिखेगा। ये H है, H है, H है, प्लस डेल्टा चार्ज यहां भी है, प्लस चार्ज यहां भी है, प्लस चार्ज यहां भी है, प्लस चार्ज यहां भी है। दिस इज हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये कार्बोकैटायन के केस में हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरह से कार्बन फ्री रेडिकल के केस में अगर हम बनाना चाहें तो ये कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और यहां पर हाइड्रोजन हो गया। यहां पर क्या है बेटा, CH2 और यहां पर फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो होमोलाइटिक फिशन। क्या बना होगा यहां पर भाई, सर H रेडिकल, कार्बन, ये रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड। फिर से समझने का, भाई ये रेडिकल, ये बॉन्ड टूटा होमोलाइटिकली, क्यों, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी। रेडिकल रेडिकल मिलकर क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। अब उसी तरह से ये बॉन्ड में भी होमोलाइटिक फिशन जब होगा, क्योंकि जैसे ये टूटा होगा फिर से रोटेशन हुआ होगा, अब ये उसके सामने आया होगा, क्या बना होगा, ये बॉन्ड बन चुका होगा, ये बॉन्ड टूट चुका होगा और ये बॉन्ड तो रहेगा ही। तब तक ये बॉन्ड बना लिया गया और ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा, अगर हाइब्रिड की बात करें, रेजोनेंस हाइब्रिड जैसे बनता था हाइपर कंजुगेटिंग हाइब्रिड, तो कार्बन CH2, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर और यहां पर H न्यूट्रल है, रेडिकल को आप न्यूट्रल भी आप बोल सकते हो, तो आप एज इट इज लिख दिए। थर्ड, अगर एल्कीन का आप हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो देखो ये H है, C है, H है, H है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में आए तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, ब्रेक होगा। क्या बन जाएगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, सर ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना, यहां पर प्लस यहां पर माइनस, ये माइनस इधर धक्का दिया, ये बॉन्ड इधर टूटा, तो यहां पर H प्लस ले लो, यहां पर कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहां जैसे माइनस आया होगा इसे धक्का दिया होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस, यहां पर माइनस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड। लेकिन सर फिर से रोटेट होके ये बॉन्ड बन चुकेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा।
फिर से थर्ड वाला हाइड्रोजन जो है वहां से हाइपर कंजुगेशन होगा और ये इस तरह से हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइब्रिड की अगर बात करोगे तो क्या बनेगा भाई, कार्बन यहां पर पार्शियल सिंगल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड भी दिखेगा, डबल बॉन्ड भी दिखेगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड भी दिखेगा, सिंगल बॉन्ड भी दिखेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां कार्बन, यहां माइनस डेल्टा, यहां पर क्या आएगा माइनस डेल्टा, और इस एच पे क्या आएगा प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा। दिस इज हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, इनके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर देखा जाए, जैसे प्लस आई हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में ट्रिटियम का ज्यादा था। हाइपर कंजुगेशन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। क्यों? हाइड्रोजन लाइटर है तो इसके ऑर्बिटल जो है इजीली क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। तो हाइपर कंजुगेशन के ऑर्डर की अगर बात करें तो H इज मोर देन, D इज मोर देन T। इंडक्टिव इसका रिवर्स होता है बेटा। हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन है, क्या है ये, ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ऑर्डर ऑफ हाइपर सबसे ज्यादा H, फिर D, फिर T। तो ये है पूरा का पूरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। अब इसके आगे आएगा इसका एप्लीकेशन। भाई हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद ड्यूटेरियम का, उसके बाद ट्रिटियम का। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड नहीं करता है, सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्रिटियम, यही 3 बॉन्ड में हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। आप इसे नोट करें, इसके बाद इसका एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ बच्चों, तो अभी हमने देखा कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन की बात किया जाए तो जिस तरह से रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन थे, उसी तरह से हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन होंगे। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी निकालना, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी निकालना, एल्कीन का स्टेबिलिटी निकालना, है ना, किस चीज का, एल्कीन का स्टेबिलिटी निकालना। तो ये सब हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन से आप एल्कीन की स्टेबिलिटी निकालेंगे। देखो, अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए, हाइपर कंजुगेशन में क्या हो रहा था, CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह हो रहा था, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो गया। तो रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता था। तो रेजोनेंस क्या है, स्टेबलाइजिंग फिनोमिना था कि अनस्टेबलाइजिंग? स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। तो हाइपर कंजुगेशन भी क्या होगा, स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। तो जिस एल्कीन में जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल वो एल्कीन होगा। जिस एल्कीन में जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, वो एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन। अल्फा एच का मतलब जो एच हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन कौन सा एच कर रहा था सर? एल्कीन के केस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले, कार्बन डबल और कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड हो और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हो। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे अगर हाइपर कंजुगेशन की बात की जाए, एक मैं स्ट्रक्चर लेता हूं, तो देखो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करेगा? ये नहीं सर, ये नहीं सर। एल्कीन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे? ये दोनों करेंगे क्या? नहीं सर। ये करेंगे क्या? नहीं सर। ये sp2 कार्बन, ये है sp2 कार्बन,
ये भी sp2 कार्बन है। तो इस sp2 कार्बन से अटैच जो sp3 कार्बन होगा उससे अटैच हाइड्रोजन, sp2 कार्बन से अटैच sp3 कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 हाइपर कंजुगेशन होगा। तो इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन और इससे अटैच्ड कार्बन को, इससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालने का तरीका क्या है, फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि सर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसको सर्किल कर लो। सर्किल कर लिया। अब इस सर्किल से अटैच्ड कौन सा कार्बन है? ये और ये, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इस सर्किल से अटैच्ड कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन। इस सर्किल से कोई कार्बन अटैच है क्या? नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है क्या? नहीं। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 0 हो गया, 0 अल्फा एच। यहां पर कितने अल्फा एच? 3 अल्फा एच। देखो इस कार्बन से 3। ये हाइड्रोजन नहीं लेंगे क्या? नहीं। अरे भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है, यहां कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो कितने अल्फा एच हो गए? 3 अल्फा एच। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 अल्फा एच इधर, 3 अल्फा एच इधर, कितने हो गए? 6 अल्फा एच। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। सिमिलरली इस क्वेश्चन को करना है सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 3 + 3 6 अल्फा एच, 3 3 3 9 अल्फा एच, 3 3 3 3 12 अल्फा एच। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा स्टेबल। समझ में आया? फिर ये क्वेश्चन को करते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहां 3, इससे अटैच कार्बन कौन सा है? ये है और ये है। यहां पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन होगा और यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा। कितने अल्फा एच हो गए बेटा? 2 3 5 और 1 6, 6 अल्फा एच। यहां पर देखो 2 + 1 3 अल्फा एच। ये नहीं लेंगे ना क्योंकि डबल बॉन्ड से तो डायरेक्टली अटैच यही दोनों कार्बन है। तो यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, 3 अल्फा एच। और यहां सर ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 अल्फा एच। क्या लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल? 3। उसके बाद फर्स्ट, थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड। इस तरह से करना है। अल्फा एच को काउंट करो, जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? एल्कीन का स्टेबिलिटी निकालना है। चलो भाई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सर्किल कर लिया, ये और ये 6 अल्फा एच। यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सर्किल कर लिया सर, 3 + 3 6। अच्छा ये दोनों हाइड्रोजन लेंगे क्या? नहीं भाई, ये तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले से हाइड्रोजन अटैच है, उससे अटैच sp3 कार्बन, ये और ये है 6 अल्फा एच। अब क्या करेंगे सर? ये तीनों में 6 अल्फा एच आ गए। ये तीनों में कितना अल्फा एच आ गया? 6 अल्फा एच। तो नंबर ऑफ अल्फा एच तो सेम हो गया सर। अब स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तीनों सेम स्टेबल होगा क्या? नहीं बेटा, क्योंकि तीनों कंपाउंड अलग अलग है ना। एक ये आइसोब्यूटाइलिन है, ये एक ट्रांस ब्यूट 2इन है, ये सिस ब्यूट 2इन है, अलग अलग है, तो इनका स्टेबिलिटी भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट आया कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ अल्फा एच। केवल अभी सुन लो, मैं लिखवा दूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फा एच। मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच ग्रेटर द स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं कि कहीं रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की बात ही नहीं कर रहा हूं। रेजोनेंस अगर हो रहा होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस नहीं हो रहा है तब हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फा एच। मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच greater the stability. If number of alpha hydrogen is same,
then stability of alkene is decided by stability of anion of hyperconjugating structure। क्या बोल दिया सर, समझ में नहीं आया भाई। अल्फा एच सेम हो गया तो अब एल्कीन का स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए अब इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को बनाओ। चलो भाई बना रहे हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसका बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं और इसका बना रहे हैं। भाई CH3 को मैं CH2H लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। भाई यहां CH2H लिख दिया, CH2H लिख दिया, CH2H लिख दिया। भाई क्या होता था हाइपर कंजुगेशन में, ये CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, क्या बनेगा इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर? देखो सर बनेगा CH2, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, एक H प्लस हवा में चला गया सर, इसीलिए तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नाम हुआ था। नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि अब बॉन्ड ही नहीं, ये बॉन्ड तो टूट गया ना, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया तो H पे प्लस यहां माइनस, ये माइनस चार्ज आया, ये प्लस ये माइनस, अब ये माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड। CH2 है तो CH2 लिखो, ये हो गया हाइपर कंजुगेटिंग। इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सर ये इधर आया तो ये बॉन्ड इधर आया, तो क्या हो जाएगा H पे प्लस CH2 डबल बॉन्ड C पे माइनस चार्ज CH3। इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। सर ये बन गया तीनों का हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब सुनना, stability of alkene is decided by number of alpha H, more the number of alpha H, more the stability. If number of alpha hydrogen is same, then stability of alkene is decided by stability of anion of hyper conjugating structure। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, अब इनके अनायन का corresponding जो अनायन बना है उसका स्टेबिलिटी देखो। भाई ये C पे माइनस चार्ज है, इस C पे माइनस चार्ज है, यहां भी C पे माइनस चार्ज है, यहां भी C पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों CH3 का प्लस आई यहां पर लग रहा है, लेकिन इस पे कोई CH3 है क्या? है ना सर, दूर है तो इसका प्लस आई कम लग रहा होगा। इन दोनों में प्लस आई ज्यादा लगेगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देके माइनस चार्ज को क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा अनायन। तो ये दोनों अनायन लेस स्टेबल है, क्यों? CH3 से अनायन वाले कार्बन पे अटैच्ड है, यहां अनायन वाले कार्बन पे कोई CH3 अटैच्ड नहीं है, तो ये दूर है तो इसका प्लस आई कम लगेगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो फिर से सुन लेना, stability of alkene is decided by number of alpha hydrogen, more the number of alpha hydrogen greater the stability of alkene। if number of alpha hydrogen is same, then stability of alkene is determined by stability of anion of hyperconjugating structure। more the stable anion, more the stable corresponding alkene। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन ये है तो इसका corresponding एल्कीन जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज फर्स्ट। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। सर इस पे भी CH3 का प्लस आई, इस पे भी CH3 का प्लस आई। If number of alpha hydrogen is same, then we consider stability of anion of hyperconjugating structure। more the stable anion, corresponding alkene is more stable। if stability of anion of hyperconjugating structure is same, then stability of alkene is decided by geometrical isomerism, according to which trans is more stable than cis। मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा एच देखा, नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो गया तो फिर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में जिसका अनायन ज्यादा स्टेबल है वो मोर स्टेबल एल्कीन होगा। अब जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के अनायन के स्टेबिलिटी भी सेम हो गया, तब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पास गए, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यही बोलता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो ये ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे? सिस से। इसे आप नोट कर लें। उसके बाद जो भी मैंने ये बताया है ना, जो भी आपको ऑर्डर बताया कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ अल्फा एच देखना है, उसके बाद हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के अनायन का स्टेबिलिटी देखना है, उसके बाद जीआई के पास जाना है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं उसे नोट कराता हूं। नोट करिए।
हाँ बच्चों, तो मैंने क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ अल्फा एच, more the number of alpha H, more the stability, या greater the stability. If number of alpha H is same, then stability of alkene is determined by stability of anion of hyperconjugating structure. Hyperconjugating structure. More the stability of anion, greater the stability of corresponding alkene. If stability of anion of hyperconjugating structure is same, if stability of anion of hyperconjugating structure is same, then stability of alkene is decided by geometrical isomerism according to which trans is more stable than cis. क्या लिखा गया है कि सबसे पहले एल्कीन का स्टेबिलिटी हमें निकालना है, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा एच किस में ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होगा वो एल्कीन, वो करस्पॉन्डिंग एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो गया तो फिर उस एल्कीन के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में अनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। जिसका अनायन ज्यादा स्टेबल हुआ उसका करस्पॉन्डिंग एल्कीन भी ज्यादा स्टेबल होगा। अगर अनायन के स्टेबिलिटी भी सेम हो गए, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के अनायन की स्टेबिलिटी अगर सेम हो जाती तो उस केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पास जाते हैं और वो क्या बोलता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन का दूसरा पॉइंट है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको HOH भी बोलते हैं, है ना, बॉन्ड नहीं बीच में, नहीं तो H2O हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, सुनिएगा। पहले डिफाइन अगर कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an organic compound, या 1 mole of a compound reacts with H2, H2 कितना भी हो सकता है, एक्सेस में है, एट नॉर्मल कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब कोई मॉलिक्यूल है, जैसे एक एग्जांपल लिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये है CH3। सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है CH2 CH3। बोथ आर ब्यूटीन, फर्स्ट इज ब्यूट 2 इन एंड सेकेंड इज ब्यूट 1 इन। इसमें H2 का रिएक्शन कराया गया, किस चीज का, H2 से रिएक्शन कराया गया। आगे पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जब एल्कीन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो। H2 से रिएक्शन कराया गया, आपको पता है कि यहां पर पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनम ये सब लेते हैं हम लोग एज अ कैटलिस्ट। तो यहां पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, दोनों जगह हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। क्या बन जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी CH, ये CH2 नहीं होगा बेटा, CH होगा, है ना, और यहां CH3। एक H तो पहले से था ही तो उसे ऐसा लिख दिया। सर ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड से अटैक किया और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दो हाइड्रोजन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली यहां की अगर बात करें, इस पे भी H2 का रिएक्शन होगा
तो CH2 CH CH2 CH3। सर ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां एक H आया, यहां एक H आया। बेटा ध्यान से समझिएगा, इस रिएक्शन की बात किया जाए तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक पाई बॉन्ड क्या हुआ है यहां पर ब्रेक हुआ है, और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कम देना पड़ेगा। भाई किसी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो ऐसे बॉन्ड लो, इसे ब्रेक करो, एनर्जी देना पड़ेगा कि एनर्जी मिलेगा? सर मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसे रख दे ब्रेक होगा क्या? नहीं, एनर्जी दे के ब्रेक होगा। तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है, तो इसके रिवर्स बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी हमें मिलेगा। बॉन्ड तोड़ने में अगर एनर्जी देना पड़ा तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा? मिलेगा। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगा और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर हमें एनर्जी देना पड़ा है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और ये दो बॉन्ड जो बने हैं उसमें एनर्जी रिलीज हुआ है। बेटा बताना, पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक की हो, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक बॉन्ड है? तो क्या बोलोगे कि पाई बॉन्ड जो होता है सर वो वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड को तोड़ने में, एक वीक बॉन्ड को तोड़ रहे हो, उसको तोड़ने में क्या करना पड़ेगा? कम एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि वीक बॉन्ड है ना, इजिली ब्रेक हो जाएगा, कम एनर्जी पे ब्रेक हो जाएगा। और दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। वीक बॉन्ड बनता तो कम एनर्जी रिलीज होता। तो टूट रहा है वीक बॉन्ड, कम एनर्जी हमने दिया, और मिल रहा है एनर्जी बहुत ज्यादा, तो ओवरऑल एनर्जी देना पड़ा या मिला? तो आप बोलोगे ओवरऑल एनर्जी मिला। तो यहां पर कुछ एनर्जी हमें मिला प्लस ई हमने बोल दिया, E1। यहां भी वही प्रोसेस हुआ तो यहां पर भी एनर्जी मिला होगा, मान लो कि E2। दिस E1 इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के एडिशन से एनर्जी रिलीज हुआ है, और रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। तो इस हाइड्रोजन के एडिशन से यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुआ, दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अपन क्या बोलेंगे कि E1 इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल But2ene। E2 इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ But1ene। अब बात आती है कि E1 का वैल्यू ज्यादा होगा कि E2 का वैल्यू ज्यादा होगा? E1 का वैल्यू ज्यादा होगा कि E2 का वैल्यू ज्यादा होगा? तो इसको समझने के लिए एक ग्राफ का हम लोग हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं? एक ग्राफ हमने लिया। अच्छा एक चीज बताओ, ये ज्यादा स्टेबल है एल्कीन की ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है? ये क्या है? But2ene, सिस ट्रांस नहीं दिया गया है, और ये है But1ene। अल्फा एच की बात किया जाए तो 3+3, देखो ना ऐसे निकालते हैं ना, 3+3 6 अल्फा एच। यहां की बात कर लो तो ये इससे अटैच्ड ये कार्बन 2 अल्फा एच। सर मोर स्टेबल एल्कीन तो ये है। मोर स्टेबल एल्कीन कौन सा है? ये है। लेस स्टेबल एल्कीन ये है। दोनों एल्केन जो बने हैं यहां दोनों सेम बने हैं। देखो ना, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एल्कीन की कि एल्केन का? सर ये एल्कीन जो है H2 से रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज किया है, कुछ एनर्जी अपना निकाल दिया है। तो कुछ एनर्जी निकाल दिया है तो इसके पास एनर्जी क्या हुआ? कम हुआ। तो जो एल्केन है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। मतलब ये है ब्यूटेन, ये यहां पर हमने एनर्जी रखा है, ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। CH3 CH2 CH2 CH3, यही बना है प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट हैं, एक But2ene और एक But1ene। तो बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? आप बोलोगे दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है। तो जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है कि ज्यादा होती है? सर जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एल्केन से तो दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब ये दोनों जो होंगे इस एल्केन से ऊपर ही आएंगे, जिसमें But1ene जो होगा वो लेस स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी, तो ये ऊपर रहेगा। और But1ene की अगर But2ene की बात करें तो मान लो कि इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा एच है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। सुनना बेटा, बहुत अच्छी तरह से इसको समझने का है। ये एनर्जी है, एनर्जी है।
ये एल्केन की एनर्जी सबसे कम, क्योंकि एनर्जी रिलीज कर दिया ये मॉलिक्यूल। भाई इस मॉलिक्यूल में हमने H2 ऐड किया, H2 ऐड किया तो ये एनर्जी रिलीज किया। कुछ कितना एनर्जी रिलीज किया? यहां से लेके यहां तक। इस मॉलिक्यूल में हमने H2 ऐड किया तो ये कितना एनर्जी किया रिलीज? यहां से यहां तक H2 रिलीज किया तो यहां से एनर्जी कितना मिला? देखो ये वन इन से कितना मिला एनर्जी? E2। तो इस एनर्जी का वैल्यू हमने क्या दे दिया? ये एनर्जी जो है वो E2 है, H2 रिलीज करने से। और यहां H2 रिलीज करने से जो ये एनर्जी मिला है वो क्या है? E1 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि E1 का वैल्यू ज्यादा है कि E2 का वैल्यू ज्यादा है? तो आप बोले सर E2 यहां से लेके यहां तक है, E1 यहां से लेके यहां तक है। अब सुनना कंसेप्ट क्या है? जो एल्कीन मोर स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी तो वो कम एनर्जी रिलीज किया। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल हुआ उसकी एनर्जी ज्यादा है। जो एल्कीन लेस स्टेबल हुआ, कम स्टेबल हुआ, तो उसकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज किया। जो एल्कीन मोर स्टेबल है उसकी एनर्जी कम है तो वो हाइड्रोजनेशन में कम एनर्जी रिलीज किया। और जो एल्कीन कम स्टेबल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो अगर हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात किया जाए, दिस इज व्हाट? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। E1 इज व्हाट? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। किसका भाई? फर्स्ट मॉलिक्यूल का। क्या कौन सा है? ये E1 ही है ना? एक मिनट, ये कौन सा है? E2। और ये कौन सा है? E1। तो E2 इज व्हाट? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूट 1 इन। E2 इज व्हाट? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूट 1 इन। E1 इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूट 2 इन। कौन ज्यादा होगा? सर E2। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड, ये एल्कीन लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना होगा तो आप एल्कीन का स्टेबिलिटी निकालो और उसके बाद उसे रिवर्स कर दो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर को रिवर्स कर दो एल्कीन का तो क्या निकल जाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसे आप नोट करो। हाँ बच्चों, तो अभी जिस कंसेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने का, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल के उसे रिवर्स कर देना है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके लिए होमवर्क है। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इन एल्कीन्स के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर में हमें लिखना है। तो आप इसे नोट करें। आज के लिए आपका होमवर्क हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? यही एल्कीन जो है इनके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लिखते हुए। तो आप इस होमवर्क को जरूर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।